है बेसिकली ये एक बुगेट वर्ड से जो है डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है लेदर बैग। और लेदर बैग में क्या कंटेंट है, एक आपका बेसिकली जो आपका एक्सपेंडिचर है और रेवेन्यू है उसको कैसे डील कर रही है गवर्नमेंट, वो पूरा जो डॉक्यूमेंट होता है उसमें आपका कंटेंट रहता है, आपका कितना रेवेन्यू और कितना आपने जो है एक्सपेंड करना है आगे, सारी चीज़ें। ठीक है, तो हमारे अगर अगर ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो क्या ये जो बजट वर्ड है वो आपका मिलता है, तो याद रखिएगा कि नहीं। हमारे यहाँ पर जो वर्ड यूज़ होता है आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखिएगा कि बजट वर्ड के लिए इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो वर्ड है वो यूज़ हुआ है। ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा कि आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है आपके आर्टिकल 112 में इसकी बात की गई है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपका बेसिकली बजट को कहता है एक तरीके का एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये बार बार रिपीट करने का यही मतलब है कि आपको ये पॉइंट जो है याद हो जाए। ठीक है, तो बजट जो है जिसको हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है उसको बेसिकली इसमें होता क्या है, तो यहाँ पर ये सरकार जो होती है, जो गवर्नमेंट होती है, वो स्टेट करती है कितना आपका एस्टिमेटेड रिसिप्ट रहा है और सरकार का जो एक्सपेंडिचर है वो कितना होगा। ये जो है इस पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देखने के लिए मिलता है। तो जो बजट होता है बेसिकली जिसको हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कह रहे हैं, वो किससे डील करता है, आपके एस्टिमेटेड रिसिप्ट से एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा कि जो बजट है वो किससे डील करता है, आपके एस्टिमेटेड, ठीक है, एस्टिमेटेड रिसिप्ट से। ठीक है, रिसिप्ट मतलब आपका रेवेन्यू। ठीक है, जो आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, एस्टिमेटेड जो रेवेन्यू आ रहा है वो। ठीक है, चाहे आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू हो चाहे टैक्स रेवेन्यू हो, दोनों। ठीक है, और जो आपका एक्सपेंडिचर है, एंड जो आपका एक्सपेंडिचर है बेसिकली इन चीज़ों से जो डील करेगा वो आपका कौन सा जो है प्रोसेस डील करेगा, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कौन से आर्टिकल में बात किया गया है, 112 में जो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात की गई, इसको एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो बजट इज रेफर टू एज अ आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, ये बजट वर्ड से डिराइव होता है जिसका मतलब आपका लेदर बैग होता है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में 112 आर्टिकल में इसकी बात की गई है। पर अगर आप 112 आर्टिकल को देखोगे तो उसमें ये कहा गया है कि प्रेसिडेंट, याद रखिएगा कि 112 जो आर्टिकल है इसमें कहा गया है कि प्रेसिडेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सबमिटिंग द बजट टू द लोकसभा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 112। यानी प्रेसिडेंट जो है वो क्या करेगा, बजट को प्रेजेंट करेगा किसमें, लोकसभा में। ठीक है, पर क्या होता है यहाँ पर, कौन प्रेजेंट करता है, आप सभी को पता है। यहाँ पर आपके जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं बेसिकली, वो आपके प्रेजेंट करते हैं। तो इसकी भी बात की गई है 77 3 आर्टिकल में। ठीक है, याद रखिएगा कि जो प्रेसिडेंट है हैज़ डेलीगेटेड टू यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिपेयरिंग द बजट एज नोन एज, जो आपका ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कौन अब यहाँ पर किसको जो है डेलीगेट क्या किया गया, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर को। कौन से आर्टिकल में, आपके 77 थर्ड आर्टिकल में। दैट्स वाई जो बजट है वो आपका कौन प्रेजेंट करता है, याद रखिएगा, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बजट जो होता है उसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। कौन से आर्टिकल में बात की गई, आर्टिकल 112 में बात किया गया। ठीक है, और जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर बात करें कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो प्रेसिडेंट है। पर बाद में जो ये आपका प्रेसिडेंट जो है डेलीगेट करता है टू यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर कि वो क्या करे, बजट को प्रिपेयर करे, एंड साथ साथ वो जो है पार्लियामेंट में, जिसमें कि लोकसभा में एक्सक्लूसिवली मतलब राइट होता है उसको वोट भी करने का, और आपका प्रेजेंट भी वहीं पर किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। और बजट में क्या होता है कि गवर्नमेंट ये बताती है कि उसका एक्सपेक्टेड जो रिसिप्ट है वो कितना होगा और एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर कितना होगा एक सर्टेन फाइनेंशियल ईयर के लिए। ठीक है, सर्टेन फाइनेंशियल ईयर का मतलब है जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है आपका, 1 अप्रैल से लेके 30 जो आपका 31 मार्च तक चलता है, वो आपका क्या है, ये फाइनेंशियल ईयर है। ठीक है, जो आपका फिजिकल ईयर जिसको बोलते हैं, द फिजिकल ईयर बिगिन्स ऑन अप्रैल 1। याद रखिएगा कि अप्रैल 1 तक जो है ये आपका बिगिन हो जाता है। इसके लिए वो क्या बताता है कि कितना उसका रेवेन्यू हुआ है और कितना एक्सपेंडिचर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे,
तो जो ये बजट है, जो बजट प्रेजेंट किया जाता है आपके फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा पार्लियामेंट में, जो आपका ड्यूरिंग बजट सेशन जो कि फरवरी में स्टार्ट होता है, ठीक है, ये कौन प्रेजेंट करता है? आपके यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो है प्रेजेंट करता है, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट है बजट, क्योंकि अगर आपका बजट ही नहीं होगा तो आप कैसे बताओगे कि आपका एक्सपेंडिचर कितना हुआ है, रेवेन्यू कितना हुआ है। तो जो बजट का प्रिपरेशन है, बेसिकली अगर हम समझें कि बजट का प्रिपरेशन कब स्टार्ट होता है, तो बिफोर 6 मंथ, जो है बिफोर 6 मंथ ऑफ प्रेजेंटेशन, जो प्रेजेंटेशन होने वाला है उसके 6 महीने पहले ही स्टार्ट हो जाता है बजट का जो प्रिपरेशन है। कब, कौन से मंथ में? तो अगस्त, ठीक है, अगस्त और सितंबर में, ठीक है, अगस्त और सितंबर में जो है क्या होता है, आपका बजट का जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि सर्कुलर इशू किए जाते हैं आपके जो है डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ के पास, फिर उसके बाद जो है आपके यूटीज़ एंड स्टेट के पास, फिर वो लोग अपना रिसिप्ट बताते हैं कि कितना हमारा रिसिप्ट हुआ, कितना हमारा एक्सपेंडिचर एक्सपेक्टेड है। फिर उसके बाद यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो डिफरेंट ऑफिशियल से मीटिंग करती हैं, ठीक है, उनकी राय लेती हैं। फिर स्टेक होल्डर से मीटिंग होता है, स्टेक होल्डर में बेसिकली आपके बिजनेस पर्सन हो गए, या फिर तुम्हारे जैसे फार्मर्स हो गए, और भी बहुत सारे लोग होते हैं जिनसे मीटिंग करती है, उनकी भी डिमांड्स को वो सुनती हैं। फिर जो है फाइनल कॉल होती है बजट पे, जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर से वो मीट करती है और उनसे जो है डिस्कशन होता है बजट का, और फिर उसके बाद बजट की प्रिंटिंग होने के लिए चला जाता है, ठीक है। तो काफ़ी लेंदी प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि बजट एक बार बस तुरंत बन गया, तो ऐसा नहीं होता है। और जब उसके बाद जब आपका जो फाइनल कॉल होती है उसके बाद बजट जो है डिस्क्लोज मतलब एकदम बंद कर दिया जाता है, किसी को पता नहीं चलता। जो भी ऑफिशियल्स उस बजट के प्रिपरेशन में सम्मिलित होते हैं, अगर प्रेजेंटेशन होने वाला है बजट का, तो उनको जो है कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया जाता है, एक कमरे में फ़ोन ले लिया जाता है, और वो उस समय के लिए क्या होते हैं, बाहर नहीं निकल सकते, किसी से बात नहीं कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो है आपका बजट क्या हो जाएगा, डिस्क्लोज हो जाएगा लोगों के सामने, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखते हैं हलवा सेरेमनी होती है, और बजट का प्रेजेंटेशन कब होता है? आपके 1 फरवरी से, ठीक है। 1 जो है फेब को आपके 11 बजे से जो है बजट प्रेजेंट किया जाता है, किसके द्वारा? निर्मला सीतारमण के द्वारा इस बार प्रेजेंट किया गया था। जो भी फाइनेंस मिनिस्टर होगा वो आपका प्रेजेंट करेगा। अब हमें डिस्कस क्या करना है, ये तो ठीक है, ये प्रेजेंटेशन, प्रिपरेशन, इनेक्टमेंट, एग्जीक्यूशन, ये सारी चीज़ें हैं। पर हम बात करेंगे कि बजट, तो आपने देखा कि इसमें एनुअल स्टेटमेंट है जिसमें कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से डील कर रहा है, ठीक है। जो एक बजट है वो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसमें रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट जो है यहाँ पर डील कर रही है। अगर हम बात करें कि बजट का कौन कौन सा पार्ट होता है तो उसको समझेंगे। गवर्नमेंट जो बजट है, अब देख लीजिए किस पार्ट में डिवाइडेड है। पहले इस फ्लो चार्ट को आप ज़रूर से जो है बना लीजिएगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो बजट है बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। आपका एक होता है रेवेन्यू बजट, और एक आपका होता है कैपिटल बजट, ठीक है। ये 2 पार्ट्स हुए। अब ये जो आपका रेवेन्यू बजट है ये फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक आपका होता है रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट, और एक आपका होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिख लीजिएगा। और अगर हम बात करें कैपिटल बजट की, कैपिटल बजट में भी 2 पार्ट डिवाइडेड है। अगर हम इसको आगे आगे बनाए तो कैपिटल जो बेसिकली बजट है वो आपका 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक आपका होता है कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे आपने देखा रेवेन्यू जो है बजट कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ, रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वैसे ही आपका ये कैपिटल जो है रिसिप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो है विभाजित हो जाएगा, ठीक है। ये 2 पार्ट्स याद रखिएगा, ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब अगर हम बात करें कि ये रेवेन्यू जो बजट है वो क्या है, तो रेवेन्यू बजट जो है स्टेटमेंट होता है रिलेटिंग टू, किससे रिलेटेड हो, ये करता है आपके कितना आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहा है, कितना रेवेन्यू रिसिप्ट रहा है। क्या है रेवेन्यू रिसिप्ट? रेवेन्यू रिसिप्ट में आप देखते हो कि गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ सोर्स ऑफ इनकम होता है ना। रेवेन्यू रिसिप्ट जो है वो ये बताता है कि गवर्नमेंट का क्या क्या सोर्स ऑफ इनकम है। आप जानते हो कि गवर्नमेंट टैक्सेस से जो है इनकम जनरेट करती है, या फिर आपके नॉन टैक्स रेवेन्यू से। नॉन टैक्स रेवेन्यू को भी मैं समझा देती हूँ कि टैक्स रेवेन्यू वो रेवेन्यू होगा जिससे कि आप देखते हो कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स आ जाएगा इसमें, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स
और इनडायरेक्ट टैक्स आएगा, ठीक है। जबकि अगर हम नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात करें, नॉन टैक्स रेवेन्यू में आपका क्या आ जाएगा, जैसे आप देखते हो ना कि फीस एंड फाइन्स लगाती है ना सरकार, जो आपके ऊपर फीस लगा रही है, फाइन्स चार्ज कर रही है, जैसे बसेस की सर्विसेज चल रही हैं, तो ये कोई टैक्स नहीं है, या फीस पे कर रहे हो, ठीक है। फाइन्स लगाती है अगर आप कोई भी रूल को वायलेट करते हो, जैसे आप ट्रैफिक रूल को वायलेट कर रहे हो, आपके ऊपर कोई, जैसे आपने हेलमेट नहीं पहना, तो आपको जो है कुछ ना कुछ क्या देना पड़ेगा, जो है पैसे देने पड़ेंगे, है ना। तो वो भी एक फ़ाइन के रूप में हो जाता है। क्लियर। तो दैट इज़ पार्ट ऑफ आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू, यानी जो नॉन टैक्स के सोर्सेज है, फीस एंड फाइन्स हो गया, इंटरेस्ट हो गया। जैसे कि आप देखते हो कि आप फॉरेन को लोन देते हैं, जैसे सरकार जो है फॉरेन को लोन देती है, फॉरेन में किसी भी को भी, या फिर स्टेट्स में भी दे रही है, यूटीज़ को भी दे रही है, तो क्या कर रही है, उस लोन से क्या करती है, कुछ पैसे को जनरेट करती है ना। तो वो जो होता है आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू का पार्ट होता है। याद रखिएगा कि नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या आता है, ये भी रेवेन्यू का ही पार्ट होता है। इसमें आपका आता है इंटरेस्ट रेट, है ना। इंटरेस्ट जो चार्ज कर, मतलब जो आपके किस पे आ रहा है, इंटरेस्ट रिसिप्ट जो कि आपने लोन दिया है, ठीक है, उस पर। प्रॉफिट्स जो आप पीएसयूज रन कर रहे हैं सरकार के, जिसमें कि इसका 51% स्टेक होता है, वो भी क्या देते हैं, उनको प्रॉफिट देते हैं, डिविडेंड डिविडेंड देते हैं। फीस एंड फाइन्स, ठीक है, फीस एंड फाइन्स हो गया, ठीक है, ये भी आ जाएगा। एक्सटर्नल ग्रांट मिल जाए, अगर मान लो किसी विदेश के लोगों ने, मतलब किसी दूसरे देश ने यहाँ पर एक्सटर्नल जो है ग्रांट्स दे दिए, वो भी, ठीक है, ओके। और स्पेशल असेसमेंट, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा आपके नॉन टैक्स रेवेन्यू में। जबकि अगर हम बात करें टैक्स रेवेन्यू की पार्ट की, तो टैक्स रेवेन्यू दो पार्ट्स में विभाजित होता है। एक आपका डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, एक डायरेक्ट टैक्स होता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में कौन कौन सा टैक्स होता है, जैसे इनकम टैक्स हो गया, ठीक है, इनकम टैक्स, ओके। और क्या हो जाएगा आपका कॉरपोरेट टैक्स, ठीक है, कॉरपोरेट टैक्स। गिफ्ट टैक्स, ये किस में आ जाएगा, गिफ्ट टैक्स भी आपके डायरेक्ट टैक्स में आएगा, ठीक है, गिफ्ट टैक्स, ओके। और क्या, वेल्थ टैक्स, ठीक है, वेल्थ टैक्स हो गया, एक्सपेंडिचर टैक्स, दीज आर द पार्ट ऑफ आपका किसका हो जाएगा, डायरेक्ट टैक्सेस। तो इन सब टैक्सेस से भी सरकार क्या करती है, आपके कलेक्ट करती है क्या, रेवेन्यू को, ठीक है। तो अगर हम डायरेक्ट टैक्स की बात समझें, तो लाइबिलिटी टू पे एंड बर्डन टैक्स फॉल्स ऑन द सेम पर्सन, यानी आप लाइबल हो तो आप ही पे करोगे, और बर्डन भी आप ही पे होगा, किसी और पे नहीं होगा। तो ये जो है पॉइंट का डिफरेंस है, समझ में आया। और इनडायरेक्ट टैक्स में जैसे सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, सर्विस टैक्स, ये सारी चीज़ें। जैसे आप एक्साइज ड्यूटी देखते हो ना, मैन्युफैक्चरिंग पे लगता है, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट पे लगता है। कस्टम ड्यूटी कब लगता है, जब आप जो है आपके पूरे दूसरे देश से, आप किसी न किसी देश से क्या कर रहे हो, जो है ट्रेड कर रहे हो, तो उस केस में जो कस्टम ड्यूटीज़ लगती है, दीज आर द पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। सेल्स टैक्स लगता है, ठीक है, सर्विस टैक्सेस भी लगते हैं, इंटरटेनमेंट टैक्स लगता है, जब आप मूवी देखने जाते हो तो वहाँ पर भी टैक्स लगता है। तो अब तो ये सब कुछ क्या आ गया, जीएसटी में आ गया ना। तो ये भी तो एक तरीके का सरकार का रेवेन्यू है। तो ये किस पार्ट में आएगा आपका, याद रखिएगा, टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू, रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट है। पूछता है कि रेवेन्यू जो रिसिप्ट है उसका क्या पार्ट है आपका, तो आपका याद रखना कि टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू, ये पूछेगा पेपर में, ठीक है। टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू किसका पार्ट है, आपके रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट है, ठीक है, ओके। और टैक्स में तो आपको पता है क्या क्या, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स बता दोगे, अंडरस्टैंड। अब ऐसे ही आपका एक कैपिटल रिसिप्ट भी होता है, जैसे आप कैपिटल, आप सॉरी, जैसे आपने देखा ना अभी कि जो है कैपिटल बजट हो गया और आपका जो है रेवेन्यू बजट हुआ। तो रेवेन्यू बजट में आपका, आपने देखा कि रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और आपका जो है कैपिटल में देखोगे तो कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो रिसिप्ट दो तरीके के वैसे होते हैं। तो एक रेवेन्यू रिसिप्ट अभी बताया, कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है समझते हैं। तो कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट होता है जिसमें आप, जैसे मान लीजिए कि आप अपने लोन्स की रिकवरी कर रहे हो, ठीक है, ओके, आप जो है अपने लोन्स की रिकवरी कर रहे हो, ठीक है, ये इसके पार्ट्स में, इसके ही अंदर आता है, जो आप लोन रिकवर करते हो। सपोज कि किसी को तुमने जो है लोन दिया था, ठीक है, तो वो जो है किस में आ जाएगा, आपके कैपिटल रिसिप्ट में, ठीक है, रिकवरी ऑफ लोन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिसइन्वेस्टमेंट। अगर आप अपने किसी भी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के शेयर्स को क्या कर रहे हो, बेच रहे हो, सेल कर रहे हो, तो वो भी एक तरीके का डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, प्राइवेट के हाथों में दे रहे हो।
तो वो भी किसका पार्ट हो जाता है, आपके कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट होता है। बोरोविंग्स, जो आप बोरो कर रहे हो, ठीक है, बोरोविंग्स ये किसका पार्ट है, ये आपके याद रखिएगा कि रेवेन्यू रिसिप्ट का नहीं है, ये भी आपके कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट है। और जो प्रोविडेंट फंड है, पीएफ, जो प्रोविडेंट फंड जिसको जो कि आप देखते हो किस अकाउंट का पार्ट होता है, पब्लिक अकाउंट, तो ये जो है आपके कैपिटल जो है रिसिप्ट का ही पार्ट होता है, प्रोविडेंट फंड। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट में, डिफरेंस क्या है उसको समझते हैं। तो अगर हम बात करें, जैसे आपने देखा कि कैपिटल जो रिसिप्ट है, ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट देखा, तो कैपिटल रिसिप्ट में देखा है कि तुमने लोन्स को रिकवर किया है ना, और क्या क्या डिसइन्वेस्टमेंट किया, पीएफ हो गया, तो दीज आर द पार्ट ऑफ कैपिटल रिसिप्ट। अब कैपिटल रिसिप्ट का जो नेचर है वो नॉन रिकरिंग इन नेचर, ये बार बार ऐसा नहीं कि आप रोज डिसइन्वेस्टमेंट करते फिर रहे हो, आप जो है रोज लोन्स की रिकवरी कर रहे हो। तो कैपिटल रिसिप्ट याद रखिएगा कि नॉन रिकरिंग इन नेचर है, ये रिकर नहीं होता, बार बार आता नहीं है वापस, ठीक है, तो नॉन रिकरिंग इन नेचर है ये, ठीक है। कैपिटल रिसिप्ट आर यूजुअली ऑफ नॉन रिकरिंग इन नेचर, ठीक है, ओके। और ये जो है आपका बेसिकली एक तरीके से मतलब आप डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो अपने एसेट्स को ही तो लूज़ कर रहे हो, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हम एसेट्स का भी लूज़ करते हैं अगर हम बात करें कैपिटल रिसिप्ट में, क्योंकि हम भाई डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। पर अगर रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करें तो रेवेन्यू रिसिप्ट जो होता है यूजुअली रिकरिंग इन नेचर, आप बार बार देखोगे कि आपको इनकम टैक्स मिल रहा है, आपको वेल्थ टैक्स मिल रहा है, गिफ्ट टैक्स मिल रहा है, तो ये क्या है, रिकरिंग इन नेचर। जो आपका रेवेन्यू रिसिप्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट है, वो आपका क्या होगा, क्या हो जाएगा, ये रिकर करेगा, रिकरिंग इन नेचर। बार बार आप इसे वापस देखो कि हर फाइनेंशियल ईयर में ये वापस होगा, पर आप हर समय डिसइन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, क्योंकि आप वन टाइम अगर डिसइन्वेस्टमेंट कर देते हो तो आपके पास वो उसका फिर जो है शेयर नहीं रह जाता आपके पास, है ना, तो फिर आप कैसे उसको फिर डिसइन्वेस्टमेंट करोगे। तो इसी वजह से जो कैपिटल रिसिप्ट है वो कैसा है, किस किस नेचर का हो गया आपके, किस नेचर का हो गया, याद रखिएगा कि नॉन रिकरिंग। पर कैपिटल रिसिप्ट रिकरिंग इन नेचर, यानी रिकर करेगा बार बार, ये आप देखोगे कि टैक्स आप कलेक्ट करते हो, फीस एंड फाइन्स कलेक्ट करते हो, ठीक है, तो ये चीज़ है। अब हम बात करेंगे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर और जो है हम बात करेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, ये दोनों क्या हैं। तो जो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, ये क्या होता है, बेसिकली अगर हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सरकार कर रही है, रेवेन्यू को खर्च कर रही है, ठीक है, तो इससे कभी भी आपका याद रखना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विच नाइदर क्रिएट्स एन एसेट नॉर रिड्यूस योर लाइबिलिटी, कभी भी एसेट्स को क्रिएट नहीं करती है, याद रखना कि कभी भी एसेट्स को क्रिएट नहीं करती, और आप पे लाइबिलिटी भी नहीं बनाती है ये, ठीक है, नाइदर क्रिएट एसेट नॉर क्रिएट लाइबिलिटी, ठीक है, नॉट रिड्यूस लाइबिलिटी, नॉट रिड्यूस लाइबिलिटी, ओके। याद रखिएगा कि जो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसको मैं आर ई से डिनोट कर रही हूँ, विच नाइदर क्रिएट एसेट और नॉर रिड्यूस लाइबिलिटी, ठीक है, ओके, लाइबिलिटी को रिड्यूस भी नहीं करता है, अंडरस्टैंड, ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर की, ठीक है, तो अब क्या, अच्छा पहले समझ लेते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो जो आप पेमेंट करते हो इंटरेस्ट का, जैसे आप अगर खर्च कर रहे हो, सपोज सरकार खर्च कर रही है, तो क्या खर्चा कर रही है, अपने रेवेन्यू से क्या खर्चे करती है, वो जो रेवेन्यू आपके टैक्स एंड नॉन टैक्स से आया, या फिर आपके हाँ नॉन टैक्स एंड टैक्स से आया, ये दो चीज़ कैसे खर्च करेगी। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, अगर हम बात करें कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका पेमेंट, हम क्या किस चीज़ को देखेंगे, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, हम इंटरेस्ट को पेमेंट कर रहे हैं, है ना, जो हमने लोन लिया था उसके इंटरेस्ट को पेमेंट करना एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट आएगा। हम पेमेंट कर रहे हैं किसको, सैलरीज एंड पेंशन, ठीक है, पेमेंट ऑफ सैलरीज एंड पेंशन, ये भी किसके अंतर्गत आता है आपके, याद रखिएगा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जो सरकार क्या दे रही है लोगों को, जो तनख्वाह दे रही है, जो पेंशन दे रही है, ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। देखिए किसी को जब तनख्वाह मिलती है या फिर पेंशन मिल रहा है, तो क्या ये किसी को एसेट को क्रिएट कर रहा है, क्या सरकार की लाइबिलिटीज़ को रिड्यूस कर रहा है, तो नहीं करता है भाई, नहीं करता ये। अगर हम बात करें कि और क्या इसमें आता है, तो ग्रांट्स एंड सब्सिडीज़, जो हम ग्रांट्स दे रहे हैं डिफरेंट स्टेट्स को, ग्रांट इन एड हो गया, तो वो भी क्या है, एक तरीके से आपका क्या है, एक तरीके से आपका कोई भी एसेट नहीं क्रिएट कर रहा है, ना ही लाइबिलिटीज़ को रिड्यूस कर रहा है। एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज, ठीक है,
एजुकेशन, ये भी कोई एसेट नहीं क्रिएट करता है, ठीक है, कोई आपका टेंजिबल एसेट नहीं क्रिएट कर रहा है इकोनॉमी में, ठीक है। तो एजुकेशन एंड हेल्थ हो गया। डिफेंस सर्विसेज, क्या डिफेंस सर्विसेज में कोई भी एसेट क्रिएट हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो दीज आर द पार्ट ऑफ व्हाट, आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। डिफेंस सर्विसेज जो भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अगर हम बात करें कैपिटल एक्सपेंडिचर की, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है विच क्रिएट्स एसेट एंड रिड्यूसेस लाइबिलिटी। पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पर कैपिटल जो एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ये क्या करता है आपके, यहाँ पर याद रखना, विच क्रिएट्स, क्या क्रिएट करेगा? एसेट एंड रिड्यूस लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी को रिड्यूस कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर हम कुछ ना कुछ वापस लोन को वापस कर रहे होंगे, लोन को वापस कर रहे होंगे, सोच के बताओ। क्योंकि लाइबिलिटी मतलब क्या होता है, यानी हम आप किसी को वापस करने के लिए लाइबल हो, आपको देना पड़ेगा वो पैसा, तो आपके लाइबिलिटीज़ को रिड्यूस करा, यानी हम यहाँ पर क्या करेंगे, रीपेमेंट ऑफ लोन्स, अपने लोन्स को भी रीपे कर रहे होंगे, ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्या पार्ट होता है, अगर हम सीई से कैपिटल एक्सपेंडिचर को नोट करें तो यहाँ पर जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर किसी भी इकोनॉमी का ग्रोथ चाहिए तो कैपिटल एक्सपेंडिचर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से। क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या करेगा कि आपके देश में जो सोशल ओवरहेड कैपिटल्स है उसको क्या करेगा, बूस्टअप करता है। यानी आपके यहाँ पर रोड्स बनेंगे, ठीक है, क्या बनेंगे, ब्रिजेस बनेंगे, ठीक है, ब्रिजेस बनेंगे, डैम्स बनेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये क्या करता है, करेक्ट करता है, कौन, आपका कैप, मतलब अच्छा करता है, एसेट्स क्रिएट कर रहा है। देखो ये रोड क्या एसेट है, ब्रिज क्या है एसेट है, डैम क्या है एसेट है, एक लंबे समय के लिए टेंजिबल एसेट बन रहा है आपका, ठीक है। आप परचेज करोगे किसको, लैंड्स को, है ना, सरकार लैंड्स को परचेज करेगी, मशीन को परचेज करेगी, ठीक है, ओके, जिसको कि आप प्रोडक्टिव पर्पज़ के लिए यूज़ करोगे, है ना। शेयर्स में तुम इन्वेस्टमेंट करोगे, शेयर को खरीदोगे, है ना, ठीक है। और क्या करोगे, लोन, जो लोन दोगे किसी भी स्टेट को, फॉरेन गवर्नमेंट को, ये भी किसका पार्ट होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का। अपने लोन को क्या करोगे, रीपेमेंट ऑफ लोन, ठीक है, लोन, ये भी किसका पार्ट हो जाएगा, आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर का। तो जो तुम्हारा टोटल बजट है वो क्या क्या हुआ, आपका कैपिटल बजट, रेवेन्यू बजट, रेवेन्यू बजट में रेवेन्यू रिसिप्ट जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और कैपिटल बजट में कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये आया। अब पूछेगा कि टोटल एक्सपेंडिचर किससे किससे मिलके बना होता है, तो याद रखना कि टोटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर से मिलके बना होता है। वहीं पर जो टोटल रिसिप्ट होता है वो रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट से मिलके बनी होती है। पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि टोटल एक्सपेंडिचर जो होता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर से मिलके बना होता है, और टोटल रिसिप्ट जो होता है रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट से मिलके बना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। और मैंने एक्सप्लेन भी किया कि कौन कौन से पार्ट में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो सरकार इन्हीं सब चीज़ों से डील कर रही है कि किस तरीके से उसे कितना एक्सपेंडिचर करना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना करना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना करना है, और इसका रिसिप्ट का जो टैक्स है, नॉन टैक्स है, ठीक है, सारे रिसिप्ट कैसे आ रहे हैं, कैपिटल जो है रिसिप्ट कैसे जनरेट हो रहा है। तो इन्हीं सबसे पूरे बजट में सरकार क्या कर रही है, डील करती है, ठीक है। अब इतना तो आपको समझ में आया होगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एमसीक्यू भी मैं करवा दे रही हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जैसे तुमने बजट देखा, ठीक है, बजट में क्या सरकार ने डील किया, किससे, आपके रिसिप्ट से, ठीक है, रिसिप्ट से और एक्सपेंडिचर से, ठीक है, एक्सपेंडिचर से जो है डील किया। इनकेस कि तुम्हारा जो है रिसिप्ट, जो रेवेन्यू रिसिप्ट है, ठीक है, रिसिप्ट ज़्यादा होता है, रिसिप्ट मतलब यानी तुम्हारा रेवेन्यू ज़्यादा हो रहा है। कैसा रेवेन्यू, कौन सा रेवेन्यू, यहाँ पर कैपिटल रेवेन्यू, जो कैपिटल रिसिप्ट था प्लस रेवेन्यू रिसिप्ट था, ठीक है, ये दोनों ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आपके एक्सपेंडिचर से, खर्च से। खर्च में कौन सा खर्च, जो है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर और आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अगर इन दोनों से ज़्यादा है तो आपका बजट कैसा है, सरप्लस इन नेचर। सरप्लस में क्या होता है कि हमारा इनकम ज़्यादा होता है, खर्च हमारे कम होते हैं। तो जो आपका रिसिप्ट है, रिसिप्ट के मैंने पार्ट बताया, टोटल रिसिप्ट किस पार्ट से बना हुआ है, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट। तो कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट इज ग्रेटर देन आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो आपका क्या हो जाएगा, सरप्लस बजट। यहीं पर जस्ट अपोजिट कर लो कि अगर एक्सपेंडिचर ग्रेटर हो जाए तो
तो एक्सपेंडिचर अगर ग्रेटर होगा तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, यानी आप रोड कंस्ट्रक्शन, डैम पे ज़्यादा खर्च कर रहे होगे, आप पॉलिसीज़ बना रहे होगे डिफरेंट, है ना, उसकी स्कीम्स पे खर्च कर रहे होगे, आप पेंशन दे रहे हो, सैलरी दे रहे हो, डिफेंस पे खूब ढेर सारा एक्सपेंडिचर कर रहे हो, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को बढ़ा दिया। ठीक है, रिसिप्ट ज़्यादा नहीं है, टैक्सेस ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, आपको लोन ज़्यादा नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से बजट आपका किस तरीके का हो गया, डेफिसिट। जब आपका एक्सपेंडिचर यानी खर्च ज़्यादा हो और रिसिप्ट कम आ रहा हो, दैट इज़ पार्ट ऑफ आपका डेफिसिट जो है बजट। बैलेंस बजट क्या होता है? बैलेंस बजट वो बजट होता है जहाँ पर ये दोनों बराबर हो जाए, जो रिसिप्ट है इक्वल्स टू किसके, एक्सपेंडिचर के बराबर हो जाए। ठीक है, जो रिसिप्ट है वो एक्सपेंडिचर के जब बराबर हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस बजट। ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। तो ये आप डायग्राम देख सकते हैं कि जो बजट है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, आपका रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट में कौन कौन सा पार्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल जो है बजट में आपका कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल जो है एक्सपेंडिचर। अगर हम टोटल रिसिप्ट की बात करें तो टोटल रिसिप्ट जो होता है वो किससे किससे मिलके बना, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट RR और प्लस CR यानी कैपिटल रिसिप्ट। अगर टोटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो किससे मिलके बना, कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, ये पूछता है पेपर में। तो यही चीज़ है, देखिए जो बजट है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि जो रेवेन्यू बजट है वो आपका जो है रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डिवाइडेड है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, इट इज़ अ गवर्नमेंट इनकम थ्रू टैक्सेस, टैक्स रेवेन्यू, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस से, या फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू जैसे इंटरेस्ट रिसिप्ट आ रहा है, डिविडेंड आ रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, एक्सटर्नल ग्रांट आ जा रहा है। तो ये चीज़ आपका क्या होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट होता है। ओके, ये जो है आपका, ये क्या है, करंट रेवेन्यू है। ये क्या है आपका, करंट रेवेन्यू। तो ये क्या बताता है, आपके करंट जो है रेवेन्यू को बताता है सरकार के। अगर हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर विच मीट्स द कंजम्पशन नीड ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। द पर्पस ऑफ दिस एक्सपेंडिचर इज नॉट टू बिल्ड अप एसेट, मैंने बताया ना, एसेट एंड लाइबिलिटीज को रिड्यूस नहीं करेगा, एसेट को नहीं क्रिएट करेगा, ना लाइबिलिटीज को रिड्यूस करेगा। दिस इज टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर टू कीप गवर्नमेंट जो मशीनरी है वो रनिंग करे, यानी जो सरकार की मशीन, जो आपका कंजम्पशन है, मतलब कंजम्पशन मतलब इन केस की जैसे सैलरी दे रही है, पेंशन दे रही है, डिफेंस पे खर्च कर रही है, ये मैकेनिज्म जो है चल पाए। ठीक है, याद रखना कि यहाँ पर क्या होता है, एंड इनेबल द गवर्नमेंट टू मीट इट्स लाइबिलिटी, यहाँ पर सरकार यहाँ पर अपने लाइबिलिटीज़ को कम नहीं कर सकती इसकी वजह से। तो ये आपका करंट एक्सपेंडिचर होता है गवर्नमेंट का, ये दोनों याद रखिएगा। ये आपका करंट जो है रेवेन्यू है और ये करंट एक्सपेंडिचर है। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये भी आगे नॉर्मली दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, एक आपका प्लान्ड एक्सपेंडिचर होता है, एक नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, जैसे प्लान्ड में जो होता है हम प्लान करके करते हैं, नॉन प्लान में नॉन प्लान्ड होता है। ठीक है, तो जो है ओवरऑल एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट इज क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर एंड नॉन डेवलपमेंट। हम ऐसे एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, कुछ कुछ डेवलपमेंट में खर्च होते हैं, कुछ कुछ नॉन डेवलपमेंट में। जैसे डेवलपमेंट में जो खर्च होते हैं, जैसे हमने रोड बनाया है ना, जो कैपिटल टाइप का होता है, रोड बनाया, मशीन, इंफ्रास्ट्रक्चर। जब हम किसी को सैलरी दे रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं, तो ये कोई डेवलपमेंट खर्च थोड़े ना है। यहाँ ये आपका कैसा खर्च हुआ, जो नॉन डेवलपमेंट इन नेचर है। तो डेवलपमेंटल में जो रोड, मशीनरी, ब्रिजेस ये सब बन रहे हैं, जबकि नॉन डेवलपमेंटल में सैलरी, पेंशन, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी। ठीक है, और हम बात करें अगर हम कैपिटल बजट की, तो कैपिटल बजट में भी दो पार्ट्स होते हैं आपके, कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल जो बजट होता है कंटेन डिटेल रिलेशन टू द कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, ये रिसिप्ट जो होता है ऑल दो सोर्सेज ऑफ इनफ्लो टू द गवर्नमेंट अकाउंट विच हैव द फॉलोइंग फीचर्स। यहाँ पर जो पैसा आ रहा है सरकार के पास वो किस तरीके से आ रहा है, जैसे हम क्या कर रहे हैं, लाइबिलिटीज़ ऑफ रीपेमेंट सच एज लोन्स एंड बोरोइंग्स। ठीक है, रिकवरी हम लोन्स का अपने आप पर कर पा रहे हैं, सरकार जो है रिकवर कर पा रही है, जैसे यूटीज़ को देती है सरकार, यूनियन टेरिटरी को, स्टेट्स को देती है ना, ये सब जो लोन दे रही है सरकार रिकवर कर पाए। दिस इन्वॉल्व सेलिंग ऑफ एसेट्स, सरकार डिस इन्वेस्टमेंट भी कर दे रही है। ठीक है, तो ये किसका पार्ट होता है, आपकी कैपिटल रिसिप्ट का। ठीक है, अगर बात करें कैपिटल एक्सपेंडिचर की, तो ये सरकार जो क्या है कि यहाँ पर आपका कहीं ना कहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर से याद रखिएगा कि आपका क्या बनता है, एसेट भी बनता है, लाइबिलिटीज़ भी रिड्यूस होती है। ठीक है, तो ये नॉन रिकरिंग, ऐसा नहीं कि आप मतलब बार बार करोगे, ऐसा नहीं कि आप रोड डैम्स में जो खर्च कर रहे हो रोज कर रहे हो, रिकरिंग इन नेचर नहीं, नॉन रिकरिंग इन नेचर है। एक बार खर्च किया तो फिर कुछ समय के लिए रहता है, फिर बाद में आप करते हो। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय गवर्नमेंट ऑन सच
एज हैव अ लाइफ ऑफ मोर देन 1 ईयर, ऐसे चीज़ों पे खर्च करना जो कि साल भर से ज़्यादा मतलब वो चले, तो दैट इज़ आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये भी प्लान्ड एंड जो है आपका नॉन प्लान्ड होता है। तभी मैंने बताया कि जो आपका ओवरऑल जो आपका टोटल जो रिसिप्ट है वो किससे बनता है, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट से, और जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो किससे बनता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से मिलके बनता है। तो ये आपका जो है ओवरऑल जो है बजट हो गया। पॉइंट याद रखिएगा, जो है आपके पेपर में जैसे मैं बता रही थी ना कि रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, कैपिटल रिसिप्ट में क्या क्या इंक्लूडेड होता है, आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है, आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या क्या होता है, ये सारे एलिमेंट से ही क्वेश्चन बनता है पेपर में। तो आपको सारे एलिमेंट्स को याद रखना होगा। ठीक है, तो आगे जो है हम आगे आपको इस पे एमसीक्यू भी करवा देंगे। जुड़े रहिएगा चैनल पे। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद।